बीजेपी ने एक नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत। और उस नारे के बाद जब हम लोग किसी भी चुनाव का विश्लेषण करते थे, चुनाव के समाचार प्रसारित करते थे, तो नक्शे के द्वारा हम भारतवर्ष को समझाने का आप लोगों को प्रयास करते थे, तो उसमें एक भगवा कलर हम दिखाते थे। हर तरफ भगवा हो गया सर कांग्रेस मुक्त। कैसे बीजेपी और आरएसएस इसमें सफल रही है? अब माइक है सर आपके पास। देखिए, कोई 4000 विधानसभाओं के सीट हैं इस देश में। आज के दिन में कांग्रेस पार्टी के पास 693 विधानसभा सीट। 12 ऐसे राज्य हैं जिनमें कांग्रेस या तो 1 सीट लाई है या 0 लाई है, यानी कि वहां पर दहाई का भी आंकड़ा कांग्रेस पार्टी प्राप्त नहीं कर सकी है। पिछला चुनाव यदि आप देखेंगे तो पार्लियामेंट्री पार्टी की पार्लियामेंट का जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस पार्टी को 19.6% मतदान मिला था। और जिस भी जगह कांग्रेस पार्टी दूसरे पायदान पे खिसकी है रीजनल पार्टी से, वहां कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आ पाई है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जहां पर वह लड़ाई लड़ रही है, वहां पर कई बार वो आती है, कई बार भारतीय जनता पार्टी उसको रिप्लेस करता है। लेकिन आप मूल रूप से देखें तो कांग्रेस एक ऐसे तो 19 करोड़ उनको लोगों ने मतदान किया था, 12 करोड़ लोगों ने मतदान किया था, और भारतीय जनता पार्टी को कोई 24 करोड़ लोगों ने मतदान किया था पिछले चुनाव में। तो कांग्रेस बेशक 2-3 राज्यों में बीजेपी के साथ सत्ता के लिए संघर्ष कर सकती है, कई बार बीजेपी को पटकनी भी दे सकती है, लेकिन बाकी पूरे देश के मानचित्र से कांग्रेस पार्टी खत्म है। और कांग्रेस पार्टी को खत्म करने में रीजनल पार्टीज की बड़ी भूमिका रही है। तो जितने भी बड़े राज्य हैं, एक एक करके आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने रीजनल पार्टी के साथ समझौता किया और उसको लगा कि हम बीजेपी को रोक देंगे। लेकिन बीजेपी को रोकने के प्रयास में कांग्रेस ने अपनी जमीन खो दी। आंध्र प्रदेश से कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई। महाराष्ट्र जैसी जहां एक बड़ा राज्य था उसके हाथ में, वहां से खत्म हो गई। आप देखेंगे साउथ में यदि आप चले जाएं तो तमिलनाडु दूर दूर तक कहीं भी अब उसे लौटने की गुंजाइश अब दिख नहीं रही है। बिहार जैसा राज्य था उसके हाथ से निकल गया, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य था उसके हाथ से निकल गया, उड़ीसा उसके हाथ से निकल गया, पश्चिम बंगाल उसके हाथ से निकल गया। ये जितने सारे बड़े राज्य थे एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी से निकल गए। तो दरअसल कांग्रेस पार्टी कहने को तो आज भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उसकी भूमिका एक क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर आज के दिन में सिमट गई है। टेक्निकली वो राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन भूमिका के तौर पर हम देखें तो वह एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में सिमट गई है, ऐसा मेरा है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत, जिसका प्रधानमंत्री ने कई बार जिक्र भी किया है, कांग्रेस एक सिर्फ पार्टी नहीं है, एक प्रकार का कुसंस्कार और एक कुसंस्कृति का भी परिचायक है। और वो हम कई बार सोचते हैं कि आखिर 1947 में भारत आजाद हुआ, तो आजाद होने के पश्चात भारत की सोच दिशा में ऐसा क्या परिवर्तन आया, और नरेंद्र मोदी के 8 साल में ऐसा क्या परिवर्तन आया। आप देखेंगे कि 1989 के बाद इस देश में 4 धाराएं निकली। एक राम मंदिर के सहारे सांस्कृतिक आंदोलन निकला, दूसरा सामाजिक न्याय की धारा थी, मंडल कमीशन के थ्रू निकला, तीसरा वह समय था जब सोवियत यूनियन का विघटन होता है और ग्लोबलाइजेशन का दौर चलता है, प्राइवेट सेक्टर का जमाना, एलपीजी के लोग
के बारे में लोग बात करना शुरू कर देते हैं, और उसी समय भारत के अंदर स्वदेशी की भी धारा चलती है। आप देखेंगे कि राम मंदिर की जो धारा थी और सामाजिक न्याय की जो धारा थी, ये दोनों विमर्श आपस में टकराते थे, मंडल वर्सेस कमंडल होता था, स्वदेशी वर्सेस ग्लोबलाइजेशन था। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत बड़ा अभियान चलाया था स्वदेशी के लिए। विगत जो 8 वर्ष का आप देखेंगे परिदृश्य, तो ये चारों धाराओं को जैसे कोई शंकर की जटा में लपेट लेता है और बांध करके एक साथ लाता है, नरेंद्र मोदी ने उन चारों धाराओं को एक साथ अपनी शंकर की जटा में लपेट लिया है। ये वो प्रधानमंत्री है जो भारत की जो मानसिकता थी हिंदू के बात करने, हिंदू के बारे में बात करना, वो लगता था कि बड़ा उससे भय खाता था। सेकुलरिज्म का मतलब हो गया था हिंदू की गाली देना। लेकिन एक हमारे पास एक नया प्रधानमंत्री आता है, एक ऐसा प्रधानमंत्री आता है जो त्रिपुंड लगा करके और बद्रीनाथ केदारनाथ में पूजा करता है, राम मंदिर का अभियान के साथ खड़ा होता है, भगवान विश्वनाथ के मंदिर के उद्धार के लिए आगे आता है। दूसरी तरफ सामाजिक न्याय को देखें तो सामाजिक न्याय की एक एक गरीब तक पहुंचने की कोशिश, जनधन योजना, पूरी अमेरिका की जितनी आबादी है उतना बैंकिंग नेटवर्क खड़ा कर देना, फिर जिन गरीबों की महिलाओं को संध्या का इंतजार होता था, सूर्यास्त का इंतजार होता था कि शौच जाना है, जब तक संध्या नहीं होती है तब तक कैसे जा सकते हैं, खुले में शौच जाना है, उन महिलाओं की डिग्निटी, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था करना, पक्के घर की व्यवस्था करना, उज्ज्वला योजना की व्यवस्था करना, मंत्रिमंडल में उनका प्रतिनिधित्व देना। तो जो सामाजिक न्याय का जो नारा था, बाकी पार्टियों ने नारा दिया था, उसको नरेंद्र मोदी ने अपने गवर्नेंस में समाहित किया। तीसरी बात, न कॉरपोरेट के प्रति बैर है और स्वदेशी। किसी ने नहीं सोचा था, आपके जितने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां थी वो 30% के अपने एफिशिएंसी पे काम करती थी। आज जाकर के आप देखिए, आपके सारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वो क्या किस रंग से काम कर रही हैं। 13,500 करोड़ का जो है वो आप डिफेंस सेक्टर में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। स्वदेशी का भी नारा दिया और साथ साथ मार्केट रिफॉर्म से भी कोई हिचकिचाहट नहीं। जहां हमको लगता है कि नहीं, हमको एयर इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट करना है तो हम करेंगे, हमको कहीं और करना है तो हम करेंगे, मार्केट आएगा, मार्केट से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो एक वैचारिक सोच थी, उस सोच को नरेंद्र मोदी की सरकार ने बदला है, जिसे कांग्रेस, हम कहते हैं डीकोलोनाइजिंग द माइंड, बार बार कहते हैं। जो पुरानी चीजें हैं, जो हम उन्हीं की नजरिए से देखा करते थे, भारत को उसी नजरिए से देखता है। मुझे लगता है कि भारत अपने सनातन मूल्यों और सनातन जड़ों की तरफ लौट रहा है, और यहीं से भारत, एक नए भारत का खड़ा होना हमें साफ साफ दिख रहा है।